ओके, यहाँ पे है वर्तमान युग अर्थ प्रदान युग है। अब वर्तमान में क्या है कि बिना पैसा, मैंने बोला ना, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है क्या, बिना पैसा कुछ चल रहा है? नहीं हो सकता है। तो अर्थ या अर्थ से उपलब्ध होने वाले पदार्थ को केंद्र में रखने का युग है। अब यहाँ पे जो पैसा है या पैसे से मिलने वाली जो भी वस्तुएं हैं, आप अपना स्टेटस कैसे दिखाते हो? हम किसी का स्टेटस कैसे नोटिस करते हैं? उसके पास रोटी कपड़ा मकान, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है, उसका गाड़ी बंगलो कैसा है, उसके नौकर चाकर है कि नहीं है। तो ये सब किससे हो रहे हैं? किससे खरीद रहे हैं आप? अर्थ से, है ना? उसको केंद्र में रखकर विश्व व्यवस्था का आधार, सॉरी, इस युग की जीवन शैली के निर्धारण में भी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण का हाथ है। अब यहाँ पे ये जो जीवन शैली बताई है आजीविका की, कि हमें कैसे कमाना चाहिए, हमारे कमाने के जो साधन है कैसे होने चाहिए, इसमें भी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण है। अब जो विश्व व्यवस्था के अर्थशास्त्रीय लोग हैं वो क्या मानते हैं? धोखाधड़ी, धोखा कितना टाइम चलेगा? जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में बात की थी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, जो नैतिकता रखता है उसी का विश्व व्यापार सही होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना इसमें, आचार्य तुलसी ने कहा। तो अर्थशास्त्रीय जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी मेंटेन जो भी है अर्थशास्त्रीय, वो कहते उनका भी ये जो जीवन शैली निर्धारण में, मतलब ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए। ये अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण है। ये जो आचार्य तुलसी जीवन शैली निकाल रहे हैं, तो आचार्य तुलसी बता रहे हैं कि अर्थशास्त्री भी यही सोचते हैं। ऐसा उनका दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण का भी हाथ है। यही है क्या होना चाहिए, अर्जन के साथ विसर्जन की मनोवृत्ति होनी चाहिए, पैसा कैसे कमाना चाहिए नैतिकता से, है ना? अर्थ और अर्थ से मिलने वाले हमारे पदार्थ, तो ये सारी। इसमें और इसमें अर्थशास्त्र का ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि अगर अपने सीमित कर देंगे, लिमिटेशन कर देंगे, मार्केट में कम होगा, तो अर्थशास्त्री कहते हैं फिर देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। यहाँ ये भी हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से। इसलिए वो लोग इसका, अर्थशास्त्री इसका विरोध भी करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे की बात आती है। भोग के संग्रह, भोग भोग करो या बाद में, वो बाद में, सिर्फ पैसे कमाने की बात आ रही है। यहाँ पे सिर्फ अर्थ अर्जन, अर्जन की बात आ रही है ना। अर्थार्जन, अर्थार्जन, अर्थ प्लस अर्जन, अर्थार्जन। पैसे कैसे कमाने हैं, किस सोर्स से कमाने, कैसे? तो यहाँ पे आता है विश्व व्यवस्था का आधार अर्थ है। यानी विश्व व्यवस्था जो है किस पे टिकी है? पैसे पे, हम्म। है ना? आधार अर्थ है। समझ में आ गया सुमन जी? हम्म। आगे बढ़े। ओके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेन मेन पॉइंट है मैं वही बताऊं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और समझने के अकॉर्डिंग भी, और उसमें भी कहीं छूट जाए कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आता है कि अधिक अर्जन, अधिक संग्रह और अधिक भोग की वृत्ति जो है मनुष्य को बाजार में लाकर, अब शेयर मार्केट खड़ा हो गया। था क्या पहले? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में कभी देखा था? 20वीं सदी में शेयर मार्केट आ गया। क्यों आ गया? बहुत पैसा चाहिए, बहुत बनाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े, अरे बाप रे, देख पूछो ही मत। तो अब कोई लकड़ी काट कर सुबह लकड़ी काटता था जंगलों से, बेचकर अपना पूरा दिन चलाता था। क्या बाजार में उनकी दुकानें हैं? और कोई छोटा मोटा व्यापारी होता है, एक छोटी सी दुकान, मतलब बाजार का मतलब यहाँ वो नहीं है। बाजार का मतलब बड़े बाजार से है, जहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जो इंसान की मनोवृत्ति है कितनी हो गई है, कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा पैसा 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 पैसा, बहुत पैसा बनाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नेशनल लेवल में तो क्या कर पाओगे, इंटरनेशनल लेवल में जाना पड़ेगा आपको। चाइना से माल ला रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ से, इससे, वहां से, वहां से, वहां से। ये क्या हो गया? एक दूसरे से व्यापार, लेन देन, है ना? आयात निर्यात, बड़े बड़े जहाज, बंदरगाह सब बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? तो ये सारी चीजें बाजार की प्रतिष्ठा है।
अब यहाँ पे क्या है, बाजार अच्छा। में रखकर खड़ा कर दिया। बाजार की प्रतिष्ठा हाँ हाँ। और सामाजिक स्वस्थता, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। हम्म। इन तीन बातों को सामने रखकर, कौन सी तीन बातों को सामने रखा है? बाजार की प्रतिष्ठा, नैतिकता, सामाजिक स्वस्थता, है ना। इन तीन बातों को सामने रखकर जैन जीवन शैली की सम्यक आजीविका का प्रश्न उठाया गया है कि जो अर्जन होता है वह तौर तरीका कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, बाजार में उसकी साख रहनी चाहिए, इज्जत होती है ना। हमने बोला ना, जाए लाख रहे साख, साख रहनी चाहिए, और इससे विश्वास जमता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि अर्जन का तौर तरीका अगर सही नहीं है, बाजार में प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रह सकती है, ना विश्वास जमता है, ना शुद्ध चीजें मिलती है। अभी तो वो जो आचार्य भिक्षु का चोर साहूकार वाला एग्जाम्पल याद आता है ना। दे दिया उसको हीरा, तो उसने बोला अरे तुमने कब दिया, दूसरा सेठ तो बेचारा लौटा देता है, उसने बोला तुमने कब दिया, तो वो कौन हो गया चोर, तो उसकी इज्जत रहेगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी उसका, वापस कोई जाएगा? नहीं जाएगा। वही बातें लागू होती हैं। ठीक है, बजा सामाजिक स्वच्छता से क्या मतलब हुआ यहाँ? सामाजिक स्वच्छता कहाँ पे ये है? जो अभी आपने, यही आपने पढ़ा, बाजार की प्रतिष्ठा, नैतिकता और सामाजिक स्वच्छता। स्वच्छता, स्वच्छता। स्वच्छता है। हाँ, सामाजिक स्वच्छता। स्वच्छता मतलब स्वच्छता। करप्शन मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार। अच्छा, आपको कोई काम करवाना है, ऑफिस में जा रहे हाँ। हो, बहुत करप्शन है। अब क्या बोलते हैं, और एक बिल्डर को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, उससे अगर वहां पे 100 करोड़ लगाने हैं, मतलब 50 करोड़ तो खिलाने हैं। मतलब घूस इत्यादि नहीं होना। बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह कहीं बहुत। पे भी देख लो। तो अगर सामाजिक स्वस्थता नहीं होगी, सामाजिक मतलब हम पूरे समाज को ले रहे हैं। क्लियर? ठीक। इसमें बहुत ठीक, सारी हाँ, बातें आ क्लियर। जाती हैं। मतलब करप्शन नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया क्या? भ्रष्टाचार मुक्त हो बहुत गया एक सारी तरह से। बातें आ जाएगी इसमें, खाली एक चीज नहीं आएगी। आप समझ लीजिए आपके आसपास को माहौल ही है, हम लोग तो रोज देखते हैं ना। आजकल तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, अभी थोड़ा लेवल में आ रहा है मोदी के आने से, है ना। आगे देखते हैं और क्या होगा। बाजार की प्रतिष्ठा गिरने का एक प्रमुख कारण है अनैतिकता। अनैतिकता। एक मूवी है सोल्जर्स की, और रियल मूवी है। बॉर्डर पे गए और उनकी बंदूकें ही नहीं चल रही, क्योंकि बंदूकें ऐसे खरीदी गई थी, और जिसने परमिशन दी, जो बंदूकों का, जो आर्मी के लिए बंदूक सप्लाई करने का काम करता था, उसने वो दो न, मतलब जो भी है, थोड़े हल्के वाले लेके दे दिए होंगे, और जो नहीं चल रहे होंगे। तो ऐसे ही जस्ट एक मूवी देख रही थी, तो मुझे याद आया कि वो लोग पठान मूवी। है, जवान जवान या पठान। जवान बहुत सारी अभी मूवी जो मूवीज है, खैर शाहरुख हम खान की आई उनकी है ना। बात नहीं करेंगे। एक नॉर्मली है कि जहां पे भी हो, यहाँ जो अनैतिकता होती है उसका भुगतान सबको करना पड़ता है, कितना नुकसान हो जाता है। तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ तक है, क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि बाजार की प्रतिष्ठा गिरने का एक प्रमुख कारण क्या बताया है? अनैतिकता। इसीलिए, और ये क्या होती है, समाज में एक है ना विकृति पैदा करती है, और एक विकृति एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है ना। एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देगी, होगा ही। माया और करोगे तो माया पीछा करोगे, करते ही है ना लोग। पहले माया करते, उस माया को ढकने के लिए और माया करते हैं, और फिर पीछा करते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। तो ये वाली चीज अंधाधुंध होती जा रही है। अब आता है कि इसीलिए आजीविका शुद्धि का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक असूचिता की जड़ है इच्छाओं का विस्तार। अब आर्थिक असूचिता की जड़, असूचिता, सुचिता मतलब होता है निष्कपट, सुचिता मतलब क्या होता है? निष्कपट। असूचिता मतलब हो गया कपट वाला, है ना, घालमेल कपट, ये जो भी होता है। तो आर्थिक असूचिता, अब यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक है, पैसे हैं, पैसे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आर्थिक असूचिता की जड़ होती है, ये क्या है? इच्छा का विस्तार। मैं तो पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है, मंथली सैलरी
30,000 40, मेरे बेटे को कहाँ पढ़ाना है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में, गवर्नमेंट वाले में नहीं पढ़ाना है। तो सालाना कितनी है उसकी फीस? 2 लाख। फिर उसके लैपटॉप लाना है, मोबाइल लाना है, ये करना है। तो क्या हो गया? अभी इच्छाओं का विस्तार हुआ, आर्थिक कपट प्रारंभ हो गया ना। ये हम अपने से रिलेट करके देखें, ये आचार्य तुलसी बहुत दूरदर्शी थे। इसीलिए इसीलिए बहुत दूर की सोचते थे और बहुत दूर से देखो उनका चिंतन। 1 मिनट। तो बहुत दूरदर्शिता थी। यहाँ पे आया, आर्थिक असुचिता की जड़ है इच्छाओं का विस्तार। इच्छाएं जितनी अधिक होगी, अर्जन के लिए उतनी ही अधिक दौड़ धूप होगी और अधिक संग्रह, अधिक भोग का प्रेरणा स्रोत बनेगा। जितनी ज्यादा फैसिलिटी उतना ही ज्यादा यूजेस होते हैं। 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे है सबसे मेन क्या होता है, इच्छाएं सीमित हो जाए सबकी तो इतना भागा दौड़ी वाला काम होगा ही नहीं, है ना। सब खेल किसका है? इच्छाओं का। चिंतन का एक छोर चलता है, ईमानदारी से आजीविका नहीं पाई जाती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में खड़े व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है, किंतु चिंतन का दूसरा कोण भी है कि ईमानदारी से करोड़पति अरबपति बनने का लक्ष्य भले ही पूरा न हो, पर जीवन अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। अधिक धन संचय करने वाले लोग अशुद्ध साधन काम में लेते हैं, अमीर और गरीब के बीच की काय का एक प्रमुख कारण बनता है। अब यहाँ पे है ना 2 बातें बताई है। एक दृष्टिकोण जो था, अर्थशास्त्री जैसे कहते थे कि अगर इच्छाएं ज्यादा नहीं रखोगे तो भोग नहीं करोगे तो बनाएंगे किसके लिए, आर्थिक विकास कैसे होगा, है ना। दूसरी मनोवृत्ति है, चाहे हम करोड़पति अरबपति ना भी बने लेकिन हमारा जीवन अच्छे से जीना चाहिए। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जो इंसान प्रामाणिकता के साथ अर्जन करता है और अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जीता है सुख से, क्योंकि उसकी इच्छा सीमित हो गई है। उसको जितना है उतने में वो खुश है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये ऐसे होता है। इस शब्द का क्या मतलब होगा? वैशिष्ट है, ऊपर वाले पैराग्राफ का लास्ट लाइन में ना, वैशिष्ट वैशिष्ट प्रवृत्ति में झोंक कर। इस प्रकार पूरा सर्कल है। जो व्यक्ति गलत तरीके से अर्थार्जन की प्रवृत्ति में झोंक कर उसके वैशिष्ट्य का हरण, वैशिष्ट्य यानी विशेषताएं, जिसमें कोई विशेषताएं होती है, विशिष्ट। वैशिष्ट्य मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट, है ना। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अर्थ की जगह अर्थ ही काम आएगा। विचार की बात इतनी सी है कि अस्मिता को बेचकर अर्थ की जरूरत को पूरा करना कहाँ तक उचित है। बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि अर्थ की जगह अर्थ काम आएगा, ठीक है, लेकिन अपनी ईमानदारी, अपनी आत्मा को बेचकर, जो अपना स्वाभिमान है उसे बेचकर ये पैसा कहाँ तक काम आएगा। गलत रिपोर्ट बना दी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने को बोला गलत रिपोर्ट बना दो मैं पैसे दे दूंगा। पुलिस के पास गए, पुलिस वाले को पैसे खिलाए, ऐसे ऐसे लिख दो पैसे। वकील के पास गए, ये जो गलत चीज, गलत रिपोर्ट बनाकर या गलत बातें करके जो पैसा, वो कहाँ तक काम आएगा। अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने स्वाभिमान को, अपनी अस्मिता को बेच दिया, क्या काम आएगा। तो यहाँ पे बड़ा प्रश्न उठता है, आचार्य तुलसी उठाते हैं। मनुष्य की अस्मिता विवेकशील मनुष्य होकर जीने में सुरक्षित रहेगी। जीने में मनुष्य होकर जीने में सुरक्षित रहेगी या मात्र उपभोक्ता बनने में। मतलब ये जो मनुष्य का स्वाभिमान है वो खाली जीने तक ही है या मतलब वो मात्र उपभोग बनने का। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मनुष्य की अस्मिता विवेकशील मनुष्य होकर जीने में सुरक्षित रहेगी या मात्र उपभोग बनने, मतलब ये उसका जीवन जो है उसकी अस्मिता को सुरक्षित रखेगा या केवल उपभोग में ही रहेगा। मतलब अस्मिता को बेच दिया और जैसे तैसे अर्थ का अर्जन करता जा रहा है, ये गलत। अस्मिता, अस्मिता यानी अस्मिता, स्वाभिमान। स्वाभिमान, स्वाभिमान हुआ ना। हाँ, अस्मिता यानी आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इसके कई अर्थ। आत्मसम्मान, इज्जत। कहाँ पे कौन सा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग। आप कभी भी याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक अर्थ के, एक शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं, डिपेंड ऑन की वहां किस अपेक्षा से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है पूंजी की अर्थ संख्या।
हाँ, अब यहाँ पे आएगा मेन, जब तक वृत्तियों पर अध्यात्म का नियंत्रण नहीं होगा, अर्थ केंद्रित विश्व व्यवस्था से होने वाले खतरों की संभावना बनी रहेगी। ये तो हो ही रहा है, क्योंकि आज जो उग्रवाद आतंकवाद की समस्याएं हैं, ये सब इसी से हो रही है। क्यों, क्या है उनको, क्या चाहिए उनको? धमकी देते हैं, कोई बड़ा एक्टर बन गया, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन गया, तुम इतनी पेटी पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो, नहीं तो बम फोड़ देंगे तुम्हारे घर पे, ये कर देंगे, गोली से उड़ा देंगे, वो कर देंगे। ये सारा क्या हो रहा है? इसी से हो रहा है। तो ये आतंकवाद उग्रवाद की जो समस्या है यही है। तो कुछ लोगों के की अति संपन्नता ही उनके प्रति आक्रोश पैदा कर रही है। अब अति संपन्नता यानी बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बड़ा एक्टर बन गया, बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, बहुत पैसे हो गए किसी के पास, तो उनकी अति संपन्नता ही उनको नुकसानकारी है, क्योंकि लोगों की नजरों में आ गया। जो चोर डकैत, आज की लैंग्वेज में आतंकवादी और जो नक्सलवादी है, जो भी ले लो, उग्रवादी जो भी ले लो, तो वो उनको निशाना बनाते हैं कि इसके पास अच्छा खासा मिल जाएगा। डकैती, अपहरण, हत्याएं आदि घटनाएं तो परिणत है, प्रतिक्रिया है। अब आता है सबसे सुंदरतम उपाय है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का सिद्धांत स्वस्थ समाज का दर्शन है। उसके अनुसार मुख्य 3 रूप है, 3 प्रकार के व्यवसाय त्याज्य है, 3 प्रकार के व्यवसाय त्याज्य है, यानी जो सम्यक आजीविका करना चाहता है उसके लिए ये 3 प्रकार के व्यवसाय नहीं करने चाहिए। एक तो धोखाधड़ी, करप्शन सबसे ज्यादा चल रहा है, धोखाधड़ी वाला, और लोक में घृणित माने जाने वाले व्यवसाय, जो लोक में घृणित माना जाता है वैसे व्यवसाय, पर्यावरण को दूषित प्रदूषित करने वाले व्यवसाय, जैसे बेमेल, मिलावट, नकली को असली बताना, कुछ दिखाना कुछ देना, कुछ झूठे दस्तावेज, धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं। मांस, शराब, अंडे आदि का व्यापार, लड़कियों व बच्चों को बेचना, राज्य निषिद्ध मादक वस्तुओं का आयात निर्यात, अधिक ब्याज लेना और लोक में गृहीत माने जाने वाले व्यवसाय हैं। जंगलों की कटाई, धरती का अधिक अत्यधिक दोहन, कारखानों का कचरा और नदियों में बहाना इत्यादि कार्य पर्यावरण को असंतुलित बनाने वाले कार्य हैं। नदी के पानी में दोहन का काम। मिश्रण होने से जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होता है। जैन जीवन शैली व्यवसाय में साधन शुद्धि की प्रेरणा देता है। ये पॉइंट आ गए आपके। दोहन और इन दोहन का क्या मतलब है? दोहन मतलब दोहन का क्या मतलब है? मिट्टी का अधिक दोहन करना, मतलब बहुत ज्यादा यूज कर लेना उसे, बहुत ज्यादा जैसे प्रकृति के दोहन का अर्थ हो गया बहुत ज्यादा उसका उपयोग करना। जैसे अभी माइंस है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं लोग, जमीनों को इतना ज्यादा खोद रहे हैं, बम से फोड़ रहे हैं कि जमीनों में खड्डे ही खड्डे हो गए। तो ये प्रकृति का दोहन हो गया, है ना। पेड़ पौधे, जंगल जंगल ही खत्म हो रहे हैं, तो ये जंगल का दोहन हो गया, है ना। तो दोहन, प्रकृति का दोहन का मतलब हो गया भूकंप आता है और आता है वो सब। नहीं नहीं वो नहीं है यहाँ पे। प्रकृति का दोहन का मतलब अधिक उपयोग कर लेना उसका, है ना। जैसे पहाड़ काटते हैं ना आंटी, जैसे जंगल काटते हैं, पहाड़ों पहाड़ को काटते काट हैं रहे लकड़ी हैं, के जंगलों लिए, को पत्थर काट के रहे हैं, लिए, ये बोले दोहन। वो पूरा खराब कर, प्रकृति को खराब कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दोहन करना। दोहन का मतलब होता है उस चीज का अधिक उपयोग करना। ये पहले भी ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। पहले भी आया हुआ है ये शब्द, याद रखिए या तो लिख के रखिए आप लोग ये शब्द, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हो गया मतलब कंज्यूम करना, इजीली समझो, कंज्यूम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72, सम्यक संस्कारों के संरक्षण का कार्य सुकर हो, पर्व उत्सवों में व्यवहारों में जैनत्व मुखर हो, संस्कारी आलेख चित्र सज्जा, घर घर रस बेली रस रेली, जैनी जीवन शैली। अब यहाँ पे 7वां आयाम आया है सम्यक संस्कार।
तो ये जो सम्यक संस्कार है, ये कौन से संस्कार है? वैदिक परंपरा में 16 संस्कार बताए जाते थे। जब बच्चा पेट में आते थे, गर्भाधान से लेकर मृत्यु का अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार, जो मरने के बाद में वो जो भोजन आदि करवाया जाता है ना, जो अपने में भी परंपरा प्रचलित हो गई है, ये सब वैदिक परंपरा के थे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार है। मैंने गूगल पे सर्च मारा, इसका बहुत लंबा चौड़ा विकिपीडिया मिलता है, तो आप लोग भी कीजिएगा, आपको इन सारे का डेफिनेशन मतलब वो पूरा विस्तार से मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे जो हम लोगों ने क्या कर दिया, उन वैदिक परंपराओं से कुछ परंपराएं हमने अपना ली, और आजकल तो इतना भेड़चाल हो गया, बेबी शॉवर एक अलग से आ गया है, प्री, ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने उनमें से ली है वैदिक परंपरा में से। तो जैसे गर्भाधान, बेबी प्री वेडिंग शूटिंग हो, प्री वेडिंग हो, अरे प्री वेडिंग क्या, बेबी शॉवर हो गया, है ना, नामकरण का हो गया, जात कर्म हो गया, अन्नप्राशन की विधि, बच्चे बेबी को फर्स्ट टाइम जो फूड खिलाया जाता है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। इन सब का आप सर्च कीजिए गूगल में, इनका पूरा पूरा डिटेल मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट है अंत्येष्टि, मतलब जब मरने के बाद में जो वो लोग खाना आदि करते हैं ना, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, जैन शास्त्रों में उक्त संस्कारों का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जैन लोग इसे अपनाने लग गए। और मूल में होना क्या चाहिए, पर्व उत्सवों पर ऐसी कार्य पद्धति का विकास हो जिसमें जैनत्व बोले। पर्व जैसे दिवाली है, होली है, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों की चीजों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, है ना। अपनी संस्कृति को तो हम बहुत कम अपनाते हैं या अपने कम विकसित करते हैं, और दूसरों की संस्कृति को बहुत जल्दी, आजकल तो करवा चौथ भी करने लग गए, जबकि हमारे में करवा चौथ कब होता था। तो ये सारी संस्कृति कहाँ से आ रही है, बाहर से, जो देखा देखी हो रही है। तो यहाँ पे आचार्य तुलसी कहते हैं कि सम्यक संस्कार जो होते हैं घर में होने चाहिए। 3 पॉइंट दिए हैं, पर्वों उत्सवों के अवसर पर ऐसी कार्य पद्धति का विकास हो जिसमें जैनत्व बोले, और व्यवहार में ऐसे प्रयोग किए जाए जिनसे जैनत्व को उभरने का मौका मिले। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, वाक्य लेखन, चित्र निर्माण, गृह सज्जा आदि में जैनत्व, मतलब घर में अगर पोस्टर्स लगे हैं, फोटोज लगी है गुरुदेव की, बाहर जय जिनेन्द्र लिखा है, या अष्टमंगल है, या जैन का कोई सूचक है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई बाहर से आएगा वो बोलेगा ये जैनों का घर है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है ना। अगर हम जैन संस्कार विधि से, जैसे शादियां, आजकल तो शादियां भी होने लग गई, बहुत सारे लोग, गृह प्रवेश है, दिवाली है, शादियां है, नामकरण है आदि जैन संस्कार विधि से करता है। ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने इसका बीड़ा उठाया है, जैन संस्कार विधि से ये सब संपन्न करवाने का। इसकी एक बुकलेट भी है, जैन संस्कार विधि, है ना। तो हमें वो अपनानी चाहिए। तो आचार्य तुलसी यही कहते हैं कि ये जैन शास्त्रों में जो वैदिक परंपरा के 16 संस्कार थे वो नहीं थे हमारे में, लेकिन हमने उनसे ग्रहण कर लिए। क्यों? क्योंकि हम उसी समाज में रहते हैं, तो कहीं न कहीं समाज की सभ्यताओं का असर आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही बताया जाता है कि जैनों की सामाजिक परंपरा ने उनको मान्य कर लिया है। इस विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से विमर्श किया जाए तो लगता है कि जैनों के सामने धार्मिक दृष्टि से प्रकट संघर्ष की स्थिति रही। उस समय अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ा, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अभी बहुत सारा सुनने में, पहले एक मैंने कभी सुना था, पढ़ा तो नहीं है, कि दक्षिण भारत में से जैनियों को खदेड़ खदेड़ के निकाला गया था, एक समय ऐसा था। ठीक है, एक समय जैन धर्म का इतना प्रभुत्व था कि दक्षिण का जो इतिहास है, यहाँ पे आचार्य तुलसी बताते हैं, चित्रा बेली जैसा बताया गया है। लेकिन फिर वैसा ही क्या हो गया, जैनों को निकाल दिया गया। अभी थोड़ी टाइम पहले ही सुना था, इन जैनों को सबको निकालो, इन्होंने सब
पर मतलब वो अपना बिजनेस जो होते हैं, जैनों का जो दिमाग, मारवाड़ी का दिमाग बोला जाता है कि सबसे अनूठा अलग होता है जैनों का। तो कहीं पे भी देख लो, अभी थोड़ी टाइम पहले ही कर्नाटका में बहुत बड़े आंदोलन कर रहे थे, वो जो गवड़े लोग होते हैं वो लोग बोल रहे हैं जैनों को सबको निकाल दो। तो ऐसा हुआ था। तो हो सकता है अपनी अस्तित्व बचाने के लिए अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ा, इसके सिवाय सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। आचार्य सोमदेव ने इस पर अपना मंतव्य प्रकट किया है। सर्व एव ही जैनानां सम्मतः लौकिको विधिः यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। सब जैन लोग सब प्रकार के लौकिक विधियों को मान्य कर सकते हैं, पर उसमें दो शर्त है। कोई भी लौकिक विधि, आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, घर में दिवाली ऐसे मनाते हैं वो, लेकिन इसमें दो शर्त हैं। किसने कहा? आचार्य सोमदेव ने कहा। सम्यक्त्व की सुरक्षा हो रही। अब उसमें आपको मिथ्यात्व नहीं आए, ऐसे नहीं कि लौकिक कार्यों को निभाते निभाते अपना सम्यक्त्व ही चला जाए। तो सम्यक्त्व पुष्ट सुरक्षा रहे और व्रतों की पुष्टि रहे। व्रत बराबर निभाना, ऐसे नहीं कि व्रतों को ताव पर रख दिया, हाशिए किनारे पे छोड़ दिया और करने लग गए कि भाई जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने कहा? आचार्य सोमदेव सूरी ने। तो कुछ परंपरा ऐसे जिन्हें लोक व्यवहार मानकर निभाया जाना चाहिए, लेकिन सम्यक्त्व की क्षति नहीं होनी चाहिए। किंतु ऐसी बातें भी है जिनसे श्रावक के व्रतों को पोषण नहीं मिलता है, तो उन वृत्तियों से बचना चाहिए। अननेसेसरी हम किसी को क्यों फॉलो करें जब हमारा धर्म ही हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो हम उसे अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैन संस्कार विधि का प्रयोग अपेक्षित है। दीपावली आदि विशेष पर्वों को मनाना, जन्म, विवाह आदि उत्सवों का प्रसंग हो या मिलन पत्र व्यवहार का प्रसंग हो, उस समय जैन संस्कारों के अनुरूप कार्य किया जाए तो ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी पुष्ट होते जाते हैं। ठीक है, अब आता है अखिल भारतीय का। हो गया, मैंने आपको बता दिया ये सारे। दीपावली पर्व को भगवान महावीर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने की विधि भी उक्त पुस्तिका में संलग्न है। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। बहुत सारे लोग है ना, मंगल भावना का यंत्र रखते हैं और दीपावली का वो जो है पूरा विधि विधान वैसे ही करते हैं जैन संस्कार विधि से। ठीक है। व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाली अनेक घटकों में से एक घटक है घर का परिवेश। घर का परिवेश यानी कपड़े आदि, रहन सहन, बोल चाल, परिवेश होता है ना, किस घर में कैसा चल रहा है। तो माहौल माहौल बोलते परिवेश। माहौल बोल दीजिए। घर में उपासना कक्ष हो, साहित्य हो, संस्कृति सूचक वाक्य अंकित हो, तीर्थंकर और आचार्यों के चित्र हो, तो हर आगंतुक को बिना बताए ही बोध हो जाता है कि ये घर किसका है? जैनी का। किसी जैनी का घर है। रात्रि भोजन, पहले जमाने में श्रावक की पहचान क्या थी? रात्रि भोजन। के वर्तमान परिस्थिति ये सब खो गया है। उपासना विधि और संस्कार विधि, ये दो ऐसे माध्यम हैं जिनके बल पर जैनत्व को अभिव्यक्ति दी जा सकती है। बच्चों के संस्कार निर्माण में भी इन माध्यमों की सक्रिय भूमिका है। जैनी जीवन शैली को एक सूत्र है सम्यक संस्कार। अब आता है आठवां है हमारी आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। आमिष मद्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों, व्यसन मुक्त चर्या श्रावक की इसमें तर्क कभी क्यों, खाने पीने का संयम क्यों, उलझे स्वस्थ पहेली जैनी जीवन शैली। अब यहाँ पे आता है कि आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। आठवां आयाम क्या है? आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। श्रावक के लिए मांस, शराब आदि अभक्ष्य तथा नशीले पदार्थों का सेवन संपर्क ही वर्जित है। जैन श्रावक की चर्या सहज रूप में व्यसन मुक्त होती है और इसमें किसी तर्क को अवकाश ही नहीं है। खान पान का संयम सबसे पहले आवश्यक है। खाद्य संयम सदा जाए तो स्वास्थ्य की पहेली सहज रूप में सुलझ जाएगी। अब जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं,
मैंने जस्ट अभी एक नेचुरोपैथी सेंटर इंटरमिटेंट फास्टिंग ना, रात को नहीं खाना सूर्यास्त के बाद, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत। रिसेंटली एक नेचुरोपैथी सेंटर है, कोई एडमिट हुए तो उनको मॉर्निंग में जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते वैसे ही उनको मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जैसे रागी मॉल्ट हो गया वो हो गया, उसके बाद 10:30 खाना दे देते थे, है ना। 2 o'clock उनका फिर से वो ब्रेकफास्ट जो फूड और जो भी है हाई टी वो हो जाता, 5:30 डिनर कंप्लीट, बस उसके बाद रात को कुछ नहीं, है ना। तो ये जो होता है ये सही जीवन शैली है। अब आजकल के लोग इसे अपनाने लग गए हैं, है ना। इससे क्या हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, कम से कम कहते हैं 12-15 घंटा भूखा रहना चाहिए, पेट को आराम, उन मशीनों को आराम मिलता है। और लोग क्या करते हैं 5-6 घंटे वो जो नींद के होते हैं ना, 6-7 घंटे वे ही बस होते हैं, बाकी तो सुबह जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं तब तक चालू रहते हैं। तो यहाँ पे अब आता है कि भारतीय साहित्य में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिन्होंने आचार्य महाश्रमण जी की पुस्तकें पढ़ी है उनको इनके बारे में अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि बहुत डिटेल से बताया है, बहुत सारी पुस्तकों में है। ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार। तो प्रस्तुत संदर्भ में मद्य, मांस, अंडों को सामने रखकर आहार के बारे में चिंतन किया गया। चिंतन का दूसरा हिस्सा नशीले द्रव्यों के संबंध में है। और हमारा 8वां सूत्र क्या है, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। अब यहाँ पे स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आहार शुद्धि आवश्यक है। आहार शुद्धि किसके लिए आवश्यक है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, तीनों स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आहार शुद्धि आवश्यक है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कहावत है ना। तो आहार शुद्धि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इन तीनों स्वास्थ्य के लिए में वृद्धि करने वाला होता है। संवेगों को नियंत्रित रखने वाला आहार शुद्धि की अपेक्षित होती है। अपराधों से बचने के लिए आहार शुद्धि जरूरी है। व्यसन मुक्ति के साथ भी ये सब उद्देश्य जुड़े हुए हैं। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक स्वस्थता के लिए भी आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति के सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, होप्सो की बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। श्रमण परंपरा में बौद्ध धर्म ने मादक पदार्थों का निषेध किया है, मांस का निषेध नहीं किया है। बौद्ध धर्म में मादक पदार्थों का यानी शराब का सेवन आदि, शराब आदि जो भी मादक नशीले है उनका, नशीले हो गए ना, लेकिन मांस का नहीं किया। हाँ नशीले, वही मादक पदार्थ मतलब वही होता है ना, नशीले जो भी, ठीक है। लेकिन मांस, लेकिन जैन धर्म ने तो साधु के लिए तो निषेध किया ही किया, और श्रावक के लिए भी निषेध किया। निषेध का मतलब मनाही होती है, ठीक है। तो श्रावकाचार के लिए भी मद्य मांस के उपयोग की छूट नहीं दी है। आचार्य श्री ने श्रावक संबोध में ये संकेत किया है कि श्रावक की जो चर्या हो व्यसन मुक्त हो, खान पान में शराब, मांस, अंडों का समावेश नहीं हो, इनका मिश्रण नहीं होना, पान पराग, गुटखा, चुटकी, जर्दा, अफीम, मरीजुआना, हेरोइन, हशीश आदि नशीले पदार्थों का संपर्क भी सर्वथा वर्जित रहना चाहिए, बिल्कुल टच भी नहीं करना, है ना। चिकित्सा विज्ञान में मांस और अंडों का सेवन होने वाले रोगों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। आप लोगों ने अगर जैन विद्या की बुक पढ़ी हो तो उसमें एक चैप्टर आता है, पूरा एक लेसन है पूरा, कि कितनी बीमारियां होती है। एक जो मांसाहारी होता है, जिनको मांस और अंडों के सेवन से कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है, तो पूरा चैप्टर है वहां पे, बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे भी बताते हैं कि जो प्रोफेसर हैं इंग्लैंड के हैंगे, उन्होंने एक यूरिक एसिड और रोगों के कारण की बुक लिखी है, जिसमें माना है कि मांस और अंडे में यूरिक एसिड होता है, जिससे क्या हो जाता है, गठिया, लकवा, श्वास, अनिद्रा, मधुमेह यानी डायबिटीज, अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, नेत्र विकार, आंखों में प्रॉब्लम आदि बीमारियां हो सकती है। तो ये भी कहा जाता है
पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को घातक औषधि दी जाती है, उनका काफी अंश अंडों में जाता है, जिसके सेवन से क्या होता है, अंडों के सेवन से बौद्धिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है। मादक नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति अनेक प्रकार की मुसीबतों में फंस जाता है। आपको पता है अभी पुणे वाला केस चल रहा है, बहुत अमीर बाप का बेटा है ना, क्यों? 2 करोड़ की गाड़ी लेके 2 लोगों को मार दिया, एक लड़का। ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग। तो वो जो भी है नशीले मादक और नशीले पदार्थों के सेवन से ही होता है। इंसान अपने इंसान आपे में नहीं रहता, इसीलिए मोह कर्म को किसके बान का है, किसके समान का है? मद्यपान के समान। मद्यपान के समान। कि शराब पीने के बाद होश रहता है, चरस गांजा आदि लेने वाला इंसान होश में रहता है, सुध बुध खो देता है। ऐसे ही मोह कर्म उदय में आता है तो इंसान अपना सुध बुध खो देता है। तो यहाँ पे आता है आचार्य ने एक और नई दृष्टि दी है, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति के साथ खान पान के संयम पर भी बल दिया गया है। संयम साधना का अंग है, प्रासंगिक फल के रूप में स्वास्थ्य का भी साधक है। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं। मेरी कई फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं यूएसए, बोलते हैं हम लोग सिर्फ लीफी मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट सबसे ज्यादा खाते हैं। अभी उनकी बॉडी देखना आप लोग, फॉरेनर्स जो रहते हैं ना, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है यूरोप अमेरिका में, बस वो उबली हुई सब्जियां, फ्रूट, कम नमक, कम शक्कर, ये सारी चीजें। बहुत अवेयरनेस है कि अपने हेल्थ के प्रति। हम तो तला फला तेल फेल जितना भी नमक शक्कर कुछ भी बोलो, आने दो आने दो आने दो, है ना। तो हम हेल्थ के पर, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं लेकिन हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं है। योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, है ना। आज हम 40 प्लस के हो जाने पर ऐसे मानते हैं, अरे यार 40 के हो गए मतलब एज ही चली गई है। अरे 80 के, वहां लोग 80 के होने पर भी दौड़ते हैं, सारा काम अपने हाथ से करते हैं, और हम तो 40, 45, 50, अरे उम्र हो गई है। मतलब बहू आते ही तो घुटने में दर्द ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले लिखवा नहीं, अब नहीं होता है, पहले होता था। 1 मिनट है, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ, अब नहीं होता, पहले होता था। रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। होता है, ये मैंने कईयों को देखा है। देखिए आजकल मानने लग गए हैं, हमारे जैसे आज भी बच्चे ही मानते हैं खुद को, तो वो अलग